बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। पाकिस्तान से 4 रोज़ा जंग के बाद से भारत को हर महाज पर हजीमत का सामना है। 2 माह कबल 7 मई को भारत ने अपनी ताकत के नशे में आकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की थी। भारत के इस गुरूर को खाक में मिलाया पाकिस्तान ने भारत के 2 राफेल समेत कुल 5 तैयारे मार गिराए गए। ताहम भारत मुसलसल इन तैयारों की तबाही की तस्दीक से इनकारी था, लेकिन आज तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तस्दीक करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली हालिया जंग के दौरान 5 जंगी तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए थे और अगर अमरीका बरवक्त मुदाखलत ना करता तो हालात मजीद बिगड़ सकते थे। मुल्क की सियासत पर भी बात कर रही है। सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम ने तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई जंग शुरू की हुई है और अब इम्कान तो यह कि खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में पीटीआई की केपी की हुकूमत और अपोजिशन मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ ही इलेक्शन लड़े, क्योंकि केपी में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बिला मुकाबला सेनेट इलेक्शन लड़ने पर इत्तफाक हुआ है, जिसके तहत हुकूमत को 6 जबकि अपोजिशन को 5 नशस्तें मिल रही हैं। रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी और पार्लिमानी कमेटी ने इन 6 नशस्तों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त की भी हतमी मंजूरी दी थी। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कवरिंग कैंडिडेट हैं वो डटे हुए हैं। इन्होंने क़यादत का फैसला तस्लीम ना करते हुए कागजात नामजदगी वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। इन रहनुमाओं में इरफान सलीम, आयशा बानो और खुरम ज़िशान, वकास औरकज़ई, रियाज हुसैन शामिल हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए नामजद उम्मीदवार तलहा महमूद साहब जो एक ज़माने में JUI के रहनुमा थे, उन्होंने कहा कि PTI के नाराज़ उम्मीदवार दस्तबरदार ना भी हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, यानी KP हुकूमत अपोजिशन के साथ मिलकर PTI के ही नाराज़ रहनुमाओं के खिलाफ इलेक्शन लड़ सकती है। सेनेट की टिकटों को लेकर तहरीक इंसाफ इख्तलाफात की जद में क्यों है, क्यों इन जमातों से सीट एडजस्टमेंट की गई जिनको हुकूमत फार्म 47 की पैदावार कहती है, इन सवालों का जवाब भी लेना है और ये भी जाने कि इन सब इख्तलाफात के होते हुए 5 अगस्त का एहतजाज कैसे कामयाब होगा। दूसरी जानिब नून लीग और JUI फे में कुर्बतें हैं। नून लीग ने माल गनीमत में मिली नशस्त JUI फे के लिए गिव अप की है। नून लीग और JUI फे में बढ़ती हुई कुर्बत 27वीं आनी तरमीम का पेश खैमा है या KP में हुकूमत की तब्दीली का, ये भी अहम से मेहमानों से तारुफ आपके साथ चलूँ। शाहिद खटक साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कौमी असम्बली के मेंबर जी, और समर हारून बलोर साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। आपको बड़ा वार्म वेलकम। हमारे प्रोग्राम में आप पहली बार आई, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के हिस्से में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे और पीपल्स पार्टी से भी हम कोशिश करेंगे कि रज़ा हारून साहब हमारे साथ हो। सबसे पहले शाहिद खटक साहब, मैं ज़रा आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। ये बताइएगा टिकटों की तकसीम को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस हद तक इख्तलाफ क्यों है? क्योंकि अब ये बात अंदरूनी मामला नहीं लग रहा ना, अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे बात चली गई, स्टेटमेंट्स और प्रेस रिलीजेस के ऊपर बात चली गई। वहाँ तो नून लीग, JUI फे, पीपल्स पार्टी तो सब एक साथ है जी, आपके खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं। तलहा महमूद कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम KPK की हुकूमत के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। ये क्या चल रहा है, जरा बताएं थोड़ा आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप हमारी टिकटों की जो लिस्ट है इसके ऊपर आप नजर दौड़ाएं तो आपको उसमें मुराद सईद नजर आएगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2 दफा का पार्लिमानी मेंबर रहा और हमारे बुनियादी कारकुनों और इमरान खान साहब के करीबी साथी में उनका शुमार होता है। उसके बाद अगर आप दूसरे नंबर पे जाएं तो आपको फैसल जावेद नजर आएगा। फैसल जावेद जो 1996 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दरीना कारकुन है। इसी तरह जो दीगर हमारी सिलेक्शंस थी उन तमाम में हमारे, अगर आप इरफान सलीम को देख लें, आप खुरम शहजाद को देख लें, आप आयशा बानो को देख लें और आप हमारी जो खातून वकील साहबा है रुबीना नाज शायद ज्यादा लोग ना जानते हों, लेकिन रुबीना नाज का शुमार उन वकला में होता है कि जिन्होंने हमें बड़े अवाइल, जब हमारे पास 3-4 ही वकील थे पूरे तहरीक इंसाफ में, तो उनमें ये खातून भी शामिल थी। लेकिन चूंकि इन्होंने इतनी ज्यादा एक्टिवली पॉलिटिक्स नहीं की, ये लीगल अमूर में ही पार्टी की हेल्प करती रही, तो वो बड़ा मेरिट के ऊपर फैसला है तहरीक इंसाफ का। मसला पड़ा है एक टिकट के ऊपर। और अगर आप नूरुल हक कादरी साहब के उठा के देख लें, नूरुल हक कादरी साहब इससे पहले हमारे मिनिस्टर रहे हैं या मजहबी अमूर के। मसला सिर्फ और सिर्फ मिर्जा अफरीदी और इरफान सलीम का है। हमारे कारकुनान चाहते हैं कि इरफान सलीम को ही टिकट मिले और पॉलिटिकल कमेटी में भी उनको बहुत बड़ी हिमायत हासिल है। लेकिन जो मौजूदा पोजीशन है या सिचुएशन है, इंशाल्लाह हम इससे निकल जाएंगे। हम उन तमाम लोगों को बिठा के उनको कन्विंस करेंगे और ये पार्टी आपस में सलाह मशवरे से ही तमाम चीजें फाइनल करेगी। अब मेरा भी राइट है पॉलिटिकल जमात में। और अगर आप इसी तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी का उम्मीदवार देख ले, जो कि सेनेटर तलहा महमूद
और मुर्तजा साहब मेरी इस बात की गवाही देंगे कि वो अभी पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल ही नहीं हुए, और वो हालांकि जेयूआई के सेनेटर रह चुके हैं, जेयूआई के चित्राल से उम्मीदवार थे, अभी उन्होंने बाज़ाब्ता शमूलियत नहीं की और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने उसको सेनेट का टिकट दे दिया। इसी तरह अगर आप दिलावर खान मुस्लिम लीग नून की बात करें, इसी तरह अमीर मकाम का एक बेटा यहाँ पे अपोजिशन लीडर, इसी तरह अमीर मकाम खुद फेडरल मिनिस्टर, एक सॉरी भाई इधर अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा में, और अपने ही बेटे को सेनेट का टिकट दे दिया। इसी तरह जितने भी इनकी उम्मीदवार मतलब शाहिद हैं, साहब मजबूरी सारे के क्या सारे है मुनीसी हैं, मिर्जा आपको अफरीदी एक साहब को भी लेके, क्या कारकुन मजबूरी नजर नहीं है? आएगा। शाहिद साहब आप लोगों की क्या मजबूरी है मिर्जा अफरीदी साहब को लेके कि इरफान सलीम साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, आयशा बानो भी खड़ी हो गई हैं, खुर्रम साहब भी खड़े हो गए, रियाज हुसैन साहब भी खड़े हो गए, वक्कास और गजाई खड़े हो गए हैं। सलमान भाई, मिर्जा अफरीदी आप उनको जानते हैं, उनके हवाले से हमारे कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद भी है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात कुछ हद तक जायज़ भी हैं, लेकिन मिर्जा अफरीदी भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी पार्टी के लिए। देखिए, हर बंदे की एक पार्टी में अपनी एक कंट्रीब्यूशन होती है, तो अगर इस हवाले से उनको खान साहब या पार्टी रिकग्नाइज कर रही है कि जब भी पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आया, उनकी ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने इनकार नहीं किया बहुत सी चीज़ों का। लेकिन अगर आप मुझसे ज़ाती हैसियत में पूछना चाहते हैं कि आप किसके साथ खड़े हैं, तो ये मैं बरमला कहता भी हूँ और इस बात को एडमिट भी करता हूँ कि इरफान सलीम हमारा कारकुन भी है और उसका जायज़ हक भी है और उसको पार्टी को ऑन भी करना चाहिए। लेकिन अभी पॉलिटिकल कमेटी में जिन लोगों के पास ठीक इख्तियार है, है या जो पार्लिमानी बोर्ड है जिन्होंने फैसला करना है, ये उन्हीं का फैसला है। बैसियत कारकुन मेरी ये हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हम अपने कारकुनान को आगे नहीं लेके बिल्कुल, आएं। पार्लियामानी बोर्ड, पॉलिटिकल कमेटी, यही फैसले सबसे फाइनल होते हैं। चॉइस के जाती राय सबकी होती है, कहीं ना कहीं तस्लीम तो करना होता है, लेकिन मसला ये जो हंडिया बीच चौराहे के अंदर आप लोग बल्कि पका ही रहे हैं ना, उससे थोड़ा ज़रा अवॉइड किया जाए तो शायद इतनी ज़्यादा डिस्कस करने को नाम चीज़ें मिलें। समर हारून बलूर साहबा, मैडम सबसे पहले आप ये बताएं, नून लीग के प्लेटफॉर्म से आप पहली बार हमें ज्वाइन कर रही है, थोड़ा सा बताइएगा, मुख्तसर बता दें कि नून लीग में आने की वजह क्या हुई और क्यों एएनपी के रहनुमा एक एक करके नून लीग में शामिल हो रहे हैं। पहले जाहिद खान साहब भी आए, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि एमल वली खान साहब की क़यादत पे एएनपी के नज़रियात में कुछ तब्दीली आई है? थोड़ा रोशनी डालें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत की है। मुझे उनकी तरफ से पिछले साल डेढ़ से ऑफ़र थी ज्वाइनिंग की, हमारी आपस में बातचीत चल रही थी और इस साल डेढ़ में जो इक्तिसादी, मालियाती तौर पे और फिर फ़ॉरेन पॉलिसी पे, बिलख़ुसूस जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, उसमें जो मैंने पाकिस्तान की तरीके में ग्रोथ देखी है, पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग हुई है, तो मेरा एज अ पाकिस्तानी शहरी बहुत दिल हुआ कि इस ग्रोथ में, इस इमेज बिल्डिंग में मैं अपना एक छोटा सा रोल प्ले करूं। मुझे एमल वली ख़ान साहब से या अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल टाइम गुजारा है, लेकिन आई फेल्ट दैट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ रिफ्लेक्ट्स माय करंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बेटर एंड इनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो स्ट्राइड्स ली हैं इकोनॉमिकली, फिस्कली और फॉरेन पॉलिसी के उसमें, तो उस बेसिस पे मैंने उनके साथ अपना हाथ दिया है। यानी आपको फॉरेन पॉलिसीज़ ने मौजूदा हुकूमत की और शहबाज शरीफ साहब की इंस्पायर किया। और राइट, समझ में आ गया। आपको मखसूस नशिस्त भी मिलने जा रही है ना, ऐसे ही है? जी हाँ। क्या ये भी वजह है? क्या ये भी वजह है जी? भी मिलने जा रही है। क्या ये वजह है नून लीग में शमूलियत की? नहीं, क्योंकि मेरा सवाल एक है मैडम, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, मुझे उसको सवाल स्टैब्लिश कर लूँ, फिर आप तसल्ली से जवाब दीजिएगा। कैसे एक रहनुमा को मखसूस नशिस्त मिल सकती है जो अभी 2, 4, 5, 6 दिन पहले ही एक पार्टी के अंदर आया है? आपको नहीं लगता उन वर्कर्स के साथ ज्यादती होगी जिन्होंने बहुत अरसे से स्ट्रगल भी कर रहे हों, जिनकी कोशिश भी हो, सालों से कुर्बानियाँ भी दे रहे हों? मुझे आप अपना जस्टिफाई कीजिएगा कि आपको एकदम मखसूस मिला। आपकी कैपेसिटी से मुतालिक मैं कभी अंडरमाइन नहीं कर सकता, मुझे मालूम है आपका काम, आपका विजन केपीके की सियासत के हवाले से, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मैं उन कारकुनों को क्या तसल्ली देंगे मुस्लिम लीग नून के जो बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं? देखें, उन कारकुन की मैं कदर करती हूँ, बिकॉज़ हर कारकुन का दिल होता है कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी हमें भी एक्नॉलेज
हार्ड वर्क है। और ये मैं नहीं चाहूँगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो देरीना कारकुन हैं वो इग्नोर हों। लेकिन आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 12 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। एक किस्म का नैरेटिव उस सूबे से निकल रहा है। उस सूबे की जो वहाँ पे जो गवर्नेंस की कमज़ोरियाँ हैं, वहाँ पे जो दहशतगर्दी की बदअमनी की बातें हैं, न्यूली मर्ज्ड एरियाज़ में जो अनरेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर साहब को लगा कि वो जो बातें हैं जो हमारा मीडिया फ्रिंज एलिमेंट की तौर पे यूज़ करता है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से फिर नेशनल असम्बली के प्लेटफॉर्म में इस सूबे की जो तर्जुमानी है वो बेहतर तरीके से कर सकूँगी। हम सब का मकसद ये है कि हम इस सूबे में कुछ ना कुछ इनरोड्स करें, पॉलिटिकली ऑल्सो और डेवलपमेंटल काम की तर्ज में भी, क्योंकि सूबा दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि उनका लीडर जेल में है, तो वो अपनी पार्टी के मसाइल ही हैंडल कर करके आई थिंक उनके पास और गवर्नेंस की तरफ या उस तरफ टाइम देने का आई थिंक या उनको अटेंशन नहीं दे रहे जिस तरीके से देनी चाहिए। तो ये सोची समझी एक बात थी। काफ़ी अरसे से हमारी मैंने आपको कहा है डीलिंग चल रही थी। मुझे मालूम है अमीर मकाम साहब आपके साथ राब्ते में थे। खैबर पख्तूनख्वा में जी, मुकाम साहब मेरे साथ राब्ते में थे, तारर साहब मेरे साथ राब्ते में थे, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से बहुत जब काइंड वर्ड्स के साथ जब ऑफ़र आई, तो फिर क्योंकि वो बड़े हैं उम्र में, रिश्ते में, उनको फिर मैं और जिसको कहते हैं डीलिंग टैक्टिक्स, मुझे नहीं लगा कि मैं उनको उस डीलिंग टैक्टिक्स में डालूँ। और राइट, मैं दोबारा से ग्राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। रज़ा हारून साहब, कैसे कर लेते हैं इतनी उम्दा सियासत पीपल्स पार्टी? पहले मुझे आप ये बताएं, कैसे कर लेती है? जिनके साथ इतनी ज़बरदस्त अदावतें हो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ये कैसे कर लेते हैं? फार्म 47 की हुकूमत का इल्ज़ाम आपके ऊपर हो, फिर आप लोग कैसे एडजस्टमेंट कर लेते हैं? अभी हमें पता चला कि जनाब बाकायदा तौर पर तला महमूद साहब अनाउंस भी नहीं है पीपल्स पार्टी के, और तला महमूद साहब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने इख्तलाफ किया हुआ कवरिंग कैंडिडेट्स, अब उनके खिलाफ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ लेंगे। रज़ा हारून साहब प्लीज़ मुझे बताएं कैसे कर लेते हैं आप लोग? सियासत ऐसे ही होती है। सियासत इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज आर्ट ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल, और जब पॉसिबिलिटीज आए, अपॉर्चुनिटीज आए, तो हर सियासी वर्कर का, सियासी पार्टी का ये विजन होता है कि उसका फायदा उठाए। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होनी चाहिए, इलीगल होनी चाहिए, लेकिन ये सवाल तो उन लोगों पे ज्यादा बनता है। हमारे शाहिद खट्टक भाई, इनसे हमारा बड़ा प्यार का रिश्ता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि आज इनको शायद जिंदगी में पहली दफा पीपल्स पार्टी का हवाला देना पड़ा अपने किसी एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए, कि चूंकि तला इसलिए मिर्जा अभी थे, चूंकि इसके ठीक है, चूंकि तला महमूद साहब हमने टिकट दिया। तो सियासत, मैं समझता हूँ कि सियासत में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, पॉसिबिलिटी होती है। और एक बात आप याद रखिए कि टेक्निकली कामरान मुर्जा भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे कि टेक्निकली पीटीआई केपी असेंबली में एग्जिस्ट नहीं करती। ये आजाद उम्मीदवार है, जैसे मखसूस इंशाल्लाह फैसला है, तो टेक्निकली ये सब आजाद उम्मीदवार है, अपने अपने फैसले करने में आजाद है। नंबर 1। नंबर 2, सेनेट इंतखाबात में सलमान भाई सीक्रेट बैलेटिंग होती है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन देखता है। तो इनको चाहिए था कि अपनी पार्टी पे अपनी गिरफ्त मजबूत रखते हैं, अपने कारकुनान को, अपने एमपी साहिबान को जो है वो अपने साथ रखते, मिला के रखते, उनकी राय। ठीक है ना, वोट किसने देना है? ठीक है, आप मुझे बताएं, सेंट्रल इलेक्शन में वोट एमपीएस ने देना, और शायद 90-94 टोटल एमपीएस बनते हैं। इन्होंने अपने एमपीएस से बात करना मुनासिब नहीं समझी। तो ये तो बड़ी इनकी बड़ी कोताह नजरी है, जिम्मेदारान की गफलत है। इनका अपना पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसका ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम उसे जाती तौर पर, जैसे शाहिद भाई ने कहा, अगर सीधा सीधा कंपैरिजन हो तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है इनके वर्कर के दरमियान और एक फंडिंग एटीएम के दरमियान, जैसे हमें कहा जाता है, आपको कह दिया। ठीक है, मगर रज़ा हारून साहब, मैं आपको इतनी आसानी से इस जवाब के साथ ना मुझे भी हजम नहीं हो रहा और आपको खुद जवाब देके भी हजम नहीं होने देना मैंने। तो ये ब्रूड मेजॉरिटी से मामला शुरू हुआ था और फैसल करीम कुंडी साहब जो कह रहे थे कि सब चीज़ जायज़ है, फिर सियासत में और मोहब्बत में जब उन्होंने ये कह दिया। 30 सेकंड दीजिएगा प्लीज, 30 सेकंड में करें, फिर मैंने कामरान साहब की तरफ जाना प्लीज। 30 सेकंड इसलिए बता रहा हूँ कि ये पहली दफा पीटीआई में नहीं होता। ठीक है, आपको अगर माजी हालिया माजी याद नहीं है तो पिछले सेनेट इलेक्शन में केपी में, उससे पहले सिंध में अफरो साहब वाला, उससे पहले बलूचिस्तान में कादिर साहब वाला। आप हिस्ट्री देखें ना,
ठीक है। ये तो ऐसी कोई नई बात तो नहीं होती, तो हिस्टोरिकल इनका हिस्टोरिकल रेफरेंस इनकी अपनी पार्टी टेबल पे कितने नोट बने हुए थे, जी 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 टेबल नहीं, वाली तस्वीर आप नोट छोड़े, सेनेट के फ्लोर में खुफिया कैमरे मुझे बड़े अच्छे से याद हैं, जो आप और आपके वो दोस्त याद है। निकाल निकाल के बाहर और लाते थे। आपको वो भी याद होगा कि आप याद होगा कि यूसुफ मुल्ला गिलानी शेख के मुकाबले में कौमी असेंबली में जीत गए, जबकि उसी दिन बिल्कुल। सेनेट की खवातीन की नशिस्त पे पीटीआई जीत गई। ना ना नहीं, गिलानी साहब तो वैसे ही हमेशा बहुत ज्यादा मोइज़ात कर लेते हैं। मुझे अब जरा कामरान मुर्तज़ा साहब से मुझे जरा कानूनी सवाल भी कर रहे हैं ना, एक्चुअली उनसे मुझे रहनुमाई ना, मेरी तसल्ली कामरान मुर्तज़ा साहब का मौक़िफ़ लेके होती है, क्योंकि वो बड़ी बैलेंस बात कर देते हैं। कामरान साहब मुझे जरा पहले ये बताइए, सीट एडजस्टमेंट ये पहली बार नहीं हो रही ना सर, पंजाब में भी पहले हुआ, बतौर कानूनदान सीनियर सियासतदान आप मुझे बताएं, क्या ये दुरुस्त अमल है? क्या मुकाबला नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो फिर सीधा सीधा ऐसा ही कर लेना, आइन में कोई तरमीम वरमीम इस तरीके से कोई कर ली जाए कि हर जमात की नुमाइंदगी रेशो के मुताबिक हो जाए, जिसकी सेनेट की नशिस्तें वो मिल जाए। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ज़मीर की आवाज़ तक दस्तूर ने ये इजाज़त दी हुई है कि कोई भी शख्स, कोई भी वोटर, कोई भी जो इलेक्टोरल कॉलेज से जो कोई दोस्त एमपी होगा वो वोट अपनी मर्ज़ी का कास्ट कर सकता है। मगर इसके साथ साथ एक सूरत हाल पैदा हो गई कि इसमें इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए, लालच के, पैसों के। ठीक। और अब उन इल्ज़ामात से बचना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया। दो तजावीज़ इसमें जो है मौजूद हैं इस हवाले से। एक कि सेनेट का इलेक्शन डायरेक्ट हो जाया करे, मेरा ख़्याल है ये भी बड़ी अच्छी तजवीज़ है। और दूसरी ये कि इसमें जो पार्टी के पास रेशो है वो निकाल लिया जाए और उसके मुताबिक तकसीम कर ली जाए। गो कि इस वक्त तक तो दस्तूरी पोजीशन ये नहीं है, मगर एक हल जो है बलूचिस्तान में भी निकला, आपने देखा, और खैबर अपना पंजाब में भी निकला, और अब खैबर पख्तूनख्वा में भी यही निकाल रहे हैं। कम अज़ कम इससे आप ये तो देखिए ना कि हम इल्ज़ाम से बच गए हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के, या मीडिया के हम पे, या आम आवाम के हम पे इल्ज़ामात आने से जो है वो बच गए हैं कि हमने कोई पैसे लिए, किसी लालच के नतीजे में जो है ना ये डील हुई। तो जिस हद तक निज़ाम बेहतर हो सकता है उस निज़ाम की बेहतरी की कोशिश की जानी चाहिए। और अगर मैं कहूँ ये गलत होगा सर कि पैसों की जो बंदर बांट है या वो जो बोलियां हैं उसको अवॉइड करने के लिए ये सीट एडजस्टमेंट की गई है? नहीं तो वो तो हो ही जाना था जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग के बयान आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पे ये खौफ मौजूद हो सकता है, अगर एक्सप्रेस ना हो तो इम्प्लाइड हो सकता है। कहीं ना कहीं पे ये हिडन जो है ना ये चीज़ मौजूद है कि कोई ना आए। हमें जो इंस्ट्रक्शंस थी इस मामले में बात को आगे चलाने की कि कि एक तो तमाम लोगों को इल्ज़ाम से बचाया जाए और ख़ासकर अपने वालों को इस इल्ज़ाम से बचाया जाए, तो कुछ जो है ना प्लस माइनस करके बात को ख़त्म किया जाए, ताकि ये ना हो कि कल किसी हमारे एमपी किसी दूसरी पार्टी से भले हो या अपना हो, उसके ऊपर इस तरह की कोई बात आए। तो ये जो कुछ हुआ है मेरा ख़्याल है निज़ाम की बेहतरी के लिए हुआ है। इसको आप इससे ये रोशनी ले सकते हैं कि कल जो है मुमकिन है कि मामला आगे बढ़े और पार्टियां आपस में बैठें, बाकी मसाइल भी हल करें। ठीक है। जो कुछ उनके दरमियान टेंशन है, जो कुछ इलेक्शन के हवाले से, फेयर और फ्री इलेक्शन के हवाले से हमेशा मामला बनता है, 24 में भी बना, 18 में भी बना, इससे पहले भी बनते रहें, तो ये बात भी ख़त्म हो जानी चाहिए। हमको तय कर लेना चाहिए कि ये रूल्स ऑफ द गेम है और उन रूल्स पे जो है ना वो चलना चाहिए पाकिस्तान के लिए, उसी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। और अब हम एक ब्रेक ले लेते हैं ना, शायद खटक साहब से बात करते हैं ना कि निज़ाम की बेहतरी के लिए ये सीट एडजस्टमेंट हो रही है, क्योंकि इन जैसे एग्रेसिव किस्म के नज़रियाती कारकुन जो इस वक्त भी कह रहे हैं कि चाहे इसके पार्लिमानी बोर्ड और पॉलिटिकल कमेटी का फैसला जो आया, लेकिन मैं इरफान सलीम के हक में हूँ, लेकिन हमें वो बोर्ड की और कमेटी का जो फैसला उसको मंजूर करना है। यह अहम पॉइंट है। क्या मुल्क के और निज़ाम की बेहतरी के लिए और किन किन जगह पे एडजस्टमेंट हो सकती है, ये सवाल होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शायद खट्टर साहब, ब्रेक से पहले ना कामरान मुर्तज़ा साहब निज़ाम की बेहतरी के हवाले से बात कर रहे थे कि कुछ भी हो ये निज़ाम की बेहतरी के लिए। ज़रा आप भी बताइएगा, आपको निज़ाम की बेहतरी थी या आपको ये ख़दशा था कि आपके मेंबर्स टूट सकते हैं, बिक सकते हैं, कोई दबाव डाला जा सकता है, इसलिए आप लोगों ने सीट एडजस्टमेंट को तरजीह दी? निज़ाम की बेहतरी के लिए जब हमारे दौरे हुकूमत में हमने एक कोशिश की, हम तमाम पॉलिटिकल जमातों को दावत दी। जब हमारी हुकूमत थी फेडरल में, हमने इन तमाम जमातों को कहा कि हमें हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए शो ऑफ हैंड की तरफ जाना चाहिए, कि तमाम मेंबरान जिसको दे शो ऑफ हैंड के जरिए हो, ताकि
ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये जो मंडियां लगती है सेनेट के इंतखाबात में, इसको रोका जाए। लेकिन उस वक्त फिर इन्होंने हमें उस मामले के ऊपर सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद जब सेनेट और डिप्टी सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात थे, तो फिर उन्हीं जमातों को सेटबैक हुआ। हालांकि उससे हमें कोई खुशी नहीं हुई। देखिए, जिस जमात का मेंबर हो, जिस जमात का रुकन हो, उस जमात का उसके ऊपर हक बनता है कि जिस निशान के ऊपर आप आते हैं, आप उसी पार्टी को वोट दें, जो जिन वोटर के साथ आप वादा करके वोट आप लेते हैं कि मैं आपको वोटों की अमानतदार की हैसियत से आप उसी पार्टी को डालूंगा जिस पार्टी को आप लोगों ने वोट डाला। तो अगर ये सेनेट का मामला शो ऑफ हैंड के ऊपर चला जाए, तो फिर ये किसी भी असेंबली में ये मौका नहीं होगा कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग करे या किसी की कीमत लगे या किसी की बोली लगे। जब तक हम इन इस्लाहात को लाएंगे नहीं, और जो मसला बना खैबर पख्तूनख्वा में या जो हमारे दीगर सूबे हैं, बुनियादी तौर पे तो ये तमाम इबहाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो गलत फैसलों की वजह से बना। एक एन वक्त हमसे बल्ले का निशान छीना गया, जिसकी वजह से हमारे तमाम अरकान सूबाई और कौमी असम्बली कभी उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, कभी तहरीक इंसाफ डिक्लेयर करते हैं, कभी सुन्नी इत्तेहाद में डिक्लेयर करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सहूलतकारी की गई। तभी रजा हारून साहब को बार बार बोलने का मौका मिल रहा है ना कि ये आजाद है, ये आजाद है। यही मसला है ना अभी। हालांकि हम सब अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के हैं, हमें इमरान खान का वोट पड़ा, हमें तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम से हमारे इलेक्ट हुए। जब हम खुद इस बात का हमारे तमाम अरकान इजहार कर रहे हैं, तो फिर वो कौन होते हैं जो हमें आजाद आजाद कहने वाले? सही कह रहे हैं। और दूसरी जो बुनियादी जो हमारे साथ ज्यादती की गई, सलमान भाई मुझे कंप्लीट करने जी प्लीज। जो हमारे साथ ज्यादती की गई, जो माल गनीमत की तरह हमारे हिस्से की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांट दी गई, जो हमारे ही जो कौम का मैंडेट जो हमें मिला था, जो हमारे हिस्से की मखसूस नशिस्तें बनती थी। अभी जो आप मेरी बहन से सवाल कर रही समर बिलोर से कि जी आप MNA बन रही है, तो अगर आप इनसे सवाल ये करते कि आप कैसे MNA बन रही है, किसकी सीट के ऊपर आई है, किसका हक खा के आ रही है, किसका हक छीन के आ रही है, तो ये आपका सवाल होना चाहिए था। क्योंकि ये नशिस्तें तो तहरीक इंसाफ के खवातीन के हिस्से की थी, जो इन तमाम जमातों में माल गनीमत की तरह बांट दी गई। ऑलराइट जी। समर हारून बलोच साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगी शायद खटक साहब को कि ज्यादा बेहतर सवाल ये होता कि आप कहती है कि नहीं, जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस हिसाब से हुआ, आपका ये राइट बनता है, पार्टी की पोजीशन अपनी जगह पर, लेकिन जब अदालत ने फैसला मखसूस नशिस्तों का ऐसा दे दिया तो फिर तो लेना मजबूरी थी। कैलकुलेशन से मुतमईन है आप? देखें जी, इस तरह है कि शाहिद खटक साहब और उनकी पार्टी 2024 की इलेक्शन में वकीलों की रहनुमाई में इलेक्ट्रल फील्ड में उतरे। अब इनके जो पार्टी के सरबराह थे, एक्टिंग चेयरमैन वो भी वकील, इनके जनरल सेक्रेटरी वो भी वकील, अब वो वकालत में कमज़ोर थे, वो जाके अपनी पार्टी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाके हार आए हैं, तो इसके ये और लोगों के ऊपर उंगलियां नहीं उठा सकते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अलावा और बहुत सारी ऑप्शंस थी जिनके साथ ये अपना वो इलेक्ट्रल अलायंस कर सकते थे। देखिए, वो आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ PTI, आई एम नॉट प्रिवी कि इनकी किसके साथ क्या वो हुई, लेकिन एक पार्टी जिसका सरबराह खुद उस पार्टी के इलेक्शन से पार्टी के नाम के साथ इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो ये तो आई थिंक एक लेमैन को भी नज़र आ रहा था कि ये इनका इंतहाई बचकाना फ़ैसला था। जो दूसरा फैसला है जिस पे आप बात करें कि ये इलेक्ट्रल अलायंस जो सेनेट इलेक्शंस में हो गया है, तो आपको पता है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और गंडापुर साहब की बहुत नाकिद रही हूँ और हूँ, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सेनेट में, और शाहिद भाई को ये पता है, एक माहौल इस तरह बन गया है कि कुछ ख़ास लोग हैं वो ये सारा इलेक्शन का मामलात गंदा कर देते हैं, माहौल गंदा कर देते हैं, वो बार बार पैसों का मुतालबा करते हैं। कुछ अफराद ऐसे हैं कि वो अपनी पार्टी से भी पैसों का मुतालबा करते हैं। मेजॉरिटी लोग
बिल्कुल इस चीज़ से गुरेज करते हैं। ये बात मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह दूं, ठीक है। मेजॉरिटी लोग, लेकिन कहते हैं ना कुछ गंदी मछलियां तालाब को गंदा करती हैं, तो आई थिंक ये जो सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स इकट्ठे हुए हैं और अगर बगैर वो वोटिंग के अमल के लोग मैथमेटिकल फिगर्स के साथ अगर अपनी रिप्रेजेंटेशन ले लें, तो ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक विशियस सर्कल बन गया है, इसको तोड़ दिया जाएगा। और आई थिंक कि हम सबको मिलके इस जो लोगों ने सियासत को कारोबार बनाया है उनका रास्ता पहले रोकना चाहिए। अच्छा, मुझे इनकी कोई वजह से कंसर्न हम कर दे सब कि बदनाम होते हैं। मुझे अभी आपने खास हमारी लोगों की तरह जो बात की। पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं वो बदनाम होते हैं। जी मैम, आपने भी ना खास लोगों की बात की, वो कारोबारी लोगों। मैंने एक सवाल फिर कर रहा हूँ, सवाल बिल्कुल। मुझे एस्टेब्लिश करने दे तो मुझे जवाब लेने में बहुत आसानी रहेगी। यही खास लोग नून लीग के अंदर भी हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी JUIFA के साथ ना सीट एडजस्टमेंट की है, जिसके लिए टास्क पे जाना था। पहले आप कोर्ट भी गए, फिर आपने कोर्ट पे ना जाने का फैसला किया। इसकी क्या वजह हुई? महज कोई खास लोगों का किरदार था, या आप लोग JUI पे कोई एहसान जताना चाहते हैं, कोई बड़ा काम लेना है मौलाना साहब से? क्या है क्या खास लोग हर पार्टी में बिलोंग करते हैं। Okay. सिर्फ इंसान को एक पार्टी की तरफ उंगलियां उठा के नहीं पॉइंट करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एक जो है मुफाहमत की सियासत लेके, वो सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड लेके बड़े भाई का रोल अदा करना चाहते हैं। जो छोटी पार्टियां हैं जिनके अगर गिले शिकवे हैं, अगर कुछ कुर्बान करके अगर उनके गिलों को दूर कर दिया जाए, तो ही उनकी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो लोग हमारे साथ इत्तेहाद में रहे हैं उनको ऑन बोर्ड लेके उनको अकोमोडेट कर लिया जाए। ऑलराइट, मैं कामरान मुर्तज़ा साहब, अब बड़े भाई का किरदार अदा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। मुस्लिम लीग नून जो है, तभी उन्होंने अपनी सीट गिव अप की है। क्या वजह है? नून लीग ने कुछ मांगा है, हमायत वगैरह मांगी है, गंडापुर साहब की हुकूमत के हवाले से कुछ मांगा है? कुछ तो होगा ना सर। सिर्फ बड़े भाई का किरदार ही तो नहीं हम समझ सकते कि खुद अदालत गई नून लीग और फिर आपके साथ एडजस्टमेंट कर ली, उन्होंने कहा जी आप रख लें सीट। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि पहले तो खटक साहब की बात के जवाब में, ये जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, ये प्रोसीजरल जस्टिस है। इसमें आपने हर वक्त जो है कोई काम जो गिवन शेड्यूल के अंदर जो है ना वो काम करने होते हैं, और कोई काम अगर वो आप उस गिवन शेड्यूल के अंदर न कर पाएँ तो फिर ट्रेन आपसे चली जाती है। तो बाद ऐसी कानूनी गलतियाँ यकीनन थीं जिसकी वजह से जो है PTI को कुछ नुकसान हुआ। PTI का एक और इशू भी है, ये हर वो फैसला जो इनके हक़ में हो उसमें जितने भी नक्स हों वो कहते हैं कि वो तो बहुत अच्छा है, और उसमें जो है ना उसको आसमान तक ले जाते हैं। भले जो है उस फैसला जो है वो दो फरीक आपस में लिटिगेशन कर रहे हों, मगर फ़ैसला तीसरे फरीक की फेवर में हो जाए, तीसरा बंदा जो कोर्ट के सामने नहीं है उसकी फेवर में भी हो जाए। कहते हैं क्योंकि ये हमारे हक़ में है तो इसलिए बहुत अच्छा है। तो मसला सिर्फ इतना सा था उसमें कि कानून के तकाज़ों को सामने रख के गिवन टाइम के अंदर जो दस्तूर ने मुकर्रर कर दिया था कुछ काम करने थे, वो नहीं हुए, और जिस तरीके से हुए उस आपने तरीका भी वही इस्तेमाल करना था जो दस्तूर ने दिया था, और उस तरीके के मुताबिक नहीं हुए तो अल्टीमेटली उसका नुकसान हुआ। चलिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये सारी बातें गलत थी, 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो लॉ ऑफ लैंड है। लॉ ऑफ लैंड के तहत जो कुछ भी वो अल्टीमेट फ़ैसला हो गया ना जी, जब लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक जो है वो एक तकसीम हुई है तो उस तकसीम के ऊपर फिर बात आगे करने की नहीं रहती, आपको एक्सेप्ट करके आगे चलना होता है। आपने नून के हवाले से पूछा, नून का ऐसा है कि इस फ़ैसले से पहले जो है ये तकसीम में 19 सीटें जो है JUI के हिस्से में आई थी, और जब इसके बाद जो फ़ैसला आया जो अंडर रिव्यू था अभी सुप्रीम कोर्ट में, उसके नतीजे में जब चली गई तो हमने उस पर रिव्यू भी फ़ाइल नहीं किया, हमने उसको कंटेस्ट भी नहीं किया, हमने उसको सपोर्ट भी नहीं किया। मगर जब उसके बाद जब ये मामला दोबारा फ़ैसला हुआ है, उसके बाद एक नई पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई, नून की तरफ से फ़ाइल हुई, जिसके नतीजे में हमसे एक सीट साबित चली गई और एक पे जो है ना वो टाई आ गई। वो साबित जो पूरी सीट है उसका मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हम चले गए क्योंकि इसके अलावा तो आपने कहीं नहीं जाना। उसको कोर्ट में चैलेंज, कोर्ट का फ़ैसला था, कोर्ट के फ़ैसले के नतीजे में सीट गई है, आपने कोर्ट में आगे जाना है। अब रह गई जो बात एक सीट की जिसमें टाई थी, अब ज़ाहिर है हम इस पर नाराज़गी फ़ील कर रहे थे कि 2 सीटें हमारी ख़राब की गई हैं और ख़राब हुई हैं नून के लिए। ये नाराज़गी कन्वे भी हुई थी, और कन्वे होने के नतीजे में
ये इसी बात पे, सिर्फ इस महदूद सी बात पे उन्होंने कहा कि इसमें हम आपके साथ छोड़ देते हैं, ये बाकी रिमेनिंग तो बाद में देखेंगे, मगर इस मामले सर। को जो ये हो गया सर। माइनॉरिटी की सीट है इसमें आपके साथ हम इसमें कंटेस्ट नहीं करते। तो ये प्राइम मिनिस्टर का और मौलाना साहब का मामला था, एक दूसरे के साथ उनकी जो समाजी या सियासी ताल्लुकात ठीक हैं, है। मगर इसके अगेंस्ट कोई कमिटमेंट्स नहीं है। नहीं सर, माजी करीबी ताल्लुकात बड़ा मैटर करते हैं जी। पाकिस्तान के जो इस वक्त सफ़े अव्वल के जितने भी सियासतदान हैं उनके लिए पॉइंट आपका इस्टेब्लिश हो गया। रज़ा हारून साहब, आप बताएं, ये सीट एडजस्टमेंट से, मखसूस नशिस्तों के फैसले से 26वीं आईनी तरमीम का बहुत बड़ा सवाल है। मुझे आप जरा प्रिसाइज भी करें, सर मुस्करा भी देंगे ना साथ साथ, तो मैं तब भी बहुत कुछ समझ जाता हूँ आपकी बातों से। आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान का सिस्टम मजबूत हो रहा है? इन तमाम स्टेप्स जो ये अभी माजी करीब में उठाए गए हैं, या पाकिस्तान की आवाम इससे वेल डिजर्व करती है? मैं समझता हूँ कि अगर सब बातों को हम समराइज करना है तो जमहूरियत मुस्तहकम होगी जब हम इस मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात जो है बिना किसी रोक टोक और बिना किसी शक व शुबहत के करवाने में कामयाब होंगे। मैं समझता हूँ उस दिन जमहूरियत मजबूत होगी। जिस दिन हारने वाला जीतने वाले कैंडिडेट को मुबारकबाद देगा और फिर उसके बाद और हम सियासी इख्तिलाफात को ये इल्ज़ाम तराशी से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों का जो असर है ना, वो आज का जो आपका टॉपिक है उस पर नहीं है। ठीक है। आज जो मामला खराब है, जिसकी तबाह निशानदेही करते वो तो पार्टी क़यादत के फैसले हैं। पार्टी क़यादत के फैसलों पर हमारा एतमाद का मसला नहीं है। हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्टी क्या कर रही है, किसको टिकट देती है। पार्टी के अंदर से जो मोटिवेशंस आ रही है या सख्त बयान आ रहे हैं या अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है, ठीक तो है। पार्टी के अंदर के सोचना है ना कि आप किसको टिकट दे रहे हो, उसका क्या ठीक है। रिएक्शन आ रहा है। जमहूरियत सिर्फ मजबूत होगी जब पार्टी में जमहूरियत मजबूत होगी, जब पार्टी के अंदर फैसले मुशावरत से होंगे, कारकुनान की खासतौर उन कारकुनान की राय शामिल होगी जो देरीना कारकुनान ठीक जिन्होंने है। कुर्बानियां दी हैं। पीटीआई भी मुश्किल वक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुश्किल वक्त में जो लोग खड़े हैं, बड़ा दिल टूटता है। मैं कारकुन में पॉलिटिकल वर्क करूँ, शायद मैं पॉलिटिकल वर्क करें, हमें पता है कि कारकुन का दिल जो है ना समाज में टूट जाता है बिल्कुल ऐसे। जब वो देखते हैं कि रिवॉर्ड करने का टाइम है। उस वक्त पार्टी जो है ना वो किसी ऐसे बंदे को दे दे जो पूरी पार्टी समझती है पार्टी से मुखलिस नहीं रहा या काम ठीक है। नहीं कर रहा, तो कारकुनान के लिए अपना डिसअपॉइंटिंग है। उसका एक टिकट का नुकसान पार्टी को बहुत ज्यादा होगा। कारकुनान में जो है मायूसी फैल। तो जमहूरियत के मुख्तलिफ तकाजे होते हैं कि एक आध इवेंट को हम देकर के नहीं कह सकते, बहुत तकाजे नहीं, पार्टी में आप जैसे कारकुन भी है ना सर, रोज टीवी पे आकर डिफेंड करते पीपल्स पार्टी को। अगर आज सेनेटर रजा हारून का नाम लिखा होता तो तब भी बेहतर होता, और मुश्किल तरीन वक्त में जब मैं ऐसे। आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी के अंदर अगर आप कैंडिडेट्स को देखें, मसरत साहब को देखें, तरकी खातून की नैन, इनको टिकट दिया, बहुत से पॉलिटिकल वर्क, अभी वकार मेहदी साहब बने मैदान में, उन्होंने ठीक है। खास कोर पॉलिटिकल वर्क है। ठीक है। रहमान साहब हैं, कोर पॉलिटिकल वर्क है, ठीक नाम है। बताए ना। तहरीक इंसाफ में तो मैं टेक्नोक्रेट की सीट जिसकी है इन्होंने, जिंदगी में टेक्नोक्रेसी है क्यों नहीं या ठीक है। टेक्नोक्रेसी। सर मार खाना भी तो बड़ी बात है ना सर जी। आप आजम सवाती साहब की बात करें। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ रजा भाई, मैं आ रहा हूँ। ये पार्टी के इख्तलाफात हर पार्टी में होते हैं, लेकिन सिर्फ आप लोगों को एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्यों होता है? इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। शाहिद खट्टर साहब, मुझे जरा क्विक आंसर कर दें। 5 अगस्त एहतजाज की आपकी कॉल है, इसको लेके हिकमत अमली क्या है? क्योंकि पंजाब में तो जी दफ़ा 144 लग गई है 30 अगस्त तक। कैसे करेंगे ये तमाम चीज़ों को? बयानिया कैसे चलेगा आप लोगों का? एहतजाज के हवाले से तमाम हमारे जितने भी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं वो अपने सूबे अलग अलग प्लान दे रहे हैं, पार्टी के साथ सबमिट कर रहे हैं। तो वही फिर जो सूबाई सदूर जो उनकी प्लानिंग होगी वही हमारी एहतजाजी मूवमेंट होगी। बेसिकली 5 अगस्त तक हमने अपने मोमेंटम को ऊपर लेके आना है। तो जब हमारा मोमेंटम बिल्डअप हो जाएगा तो उसके बाद फर्दर जो डायरेक्शन है इमरान खान साहब की वो आएंगी कि हमने फिर आगे क्या करना है। बेसिकली इमरान खान साहब को 2 साल 5 अगस्त को कैद हक में मुकम्मल हो जाएंगे। 24 महीने उनको हो जाएंगे जेल के अंदर। जो इस रियासत ने जो जिस तरीके से एक पॉलिटिकल लीडर जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है
उसके ऊपर जितने फेक केसेस, आज आपने 9 मई के उन गवाहों की भी गवाही देखी कि वो इनकारी हो गए गवाही देने के लिए। तो ऐसे ही तमाम केसेस इमरान खान साहब के ऊपर, तो जो कि पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर बनाए गए ठीक हैं। है। तो 5 अगस्त को 2 साल मुकम्मल होंगे, तो इस हवाले से हम भरपूर एहतजाज करेंगे। और अगर कोई हमने बड़ी मूवमेंट खड़ी करनी है तो वो फर्दर जो पार्टी की लीडरशिप जो डायरेक्शन देगी या जो लाअमल होगा, तो वो मीडिया के साथ और कौम के साथ फिर फर्दर शेयर किया यानी जाएगा। वो 90 दिन का जो गंडापुर साहब का बयान है वो महज जज्बात में था। कामरान मुर्तज़ा साहब, थोड़ा आप बताइए, कोई ये उम्दा बात है कि पंजाब ने दफ़ा 144 लगा दिया 30 अगस्त को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को अपने एहतजाज को अरूज पर ले जाने की बात की है, वो कर सके ना कर सके, इख्तलाफ हो ना हो, आप समझते हैं ये कोई बेहतर चीज़ है? एहतजाज करने देना चाहिए। एहतजाज जो है आपका दस्तूरी हक होता है, और अगर कोई समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं, एक अदालत का रास्ता होता है और एक जो है एहतजाज का रास्ता होता है। अदालत का रास्ता यकीनन जो है ना वो दूसरे फरीक ने लिया हुआ होता है, और इसी तरह एहतजाज भी एहतजाज कर लें उनके लिए एट दी मोस्ट। अब तो इन्होंने कानून साजी भी कर दी इसके लिए, ये कि वो एहतजाज किसी और को जो है ना तकलीफ़ न दे, उनके रास्ते जो है वो बंद न करे। बाकी वो एहतजाज का हक़ रखते हैं और वो एहतजाज यकीनन करें, ये पुरअमन हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक। अच्छा रज़ा हारून साहब, थोड़ा मुझे आपका भी रिस्पांस चाहिए। पॉलिटिकल वर्कर है, दफ़ा 144 ऐसे लगा देना और अपने लीडर की आज़ादी के लिए कोई तहरीक चलाना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक के साथ, कोई तरस तो नहीं मांग रहे ना, आइनी हक मांग रहे हैं। अभी जैसे मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब ने अभी बताया कि 2 ही हक है, या अदालत का या एहतजाज का। अब अदालत से तो इनको इंसाफ मिल नहीं रहा बकौल इनके, तो एहतजाज के लिए दफ़ा 144 ये तो सफोकेट नहीं करेंगे? मुझे मेरे कि दफ़ा 144 रही है या उसकी क्या है, या वो कंटिन्यू करेंगे 5 अगस्त तक, मुझे क्योंकि वो बैकग्राउंड 30 अगस्त तक है। आप मेरे इल्म से इस्तेफादा हासिल करें ना, मैं आपको गलत बात थोड़ी बताऊंगा। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कहता, मैंने ये क्यों लगाई कि दफ़ा आप एहतियात से ना गुजरे ना मेरी सवाल से। आप मुझे जवाब दें जो आप देते हैं हमेशा। दे रहे हैं ना, थोड़ा मुझे दवा के लिए प्रेम्बल तो बना दिया करें, थोड़ा प्रेम्बल बनाऊंगा थोड़ा। ओके ओके भाई। के अगर पंजाब गवर्नमेंट ने ये बाकायदा टारगेट करके तरीके का किसी कैंपेन को या रैली को काम बनाने के लिए कानून का इस्तेमाल किया है, तो ये जमहूरी रवायत नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब अभी जो गंडापुर साहब पूरे काम देख के रैली लेके गए, आपने कहा वहाँ नहीं थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कुछ रोज पहले तो बिल्कुल फैसिलिटेट किया गया है कि वो पंजाब आए, पूरा जी रोड से आए, अपने प्रोग्राम की तरफ वापस चले जाएं। तो ये इन 2-3 दिनों में क्या हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल रैलीज के साथ। बुनियादी तौर पे बात यह है कि डेमोन्स्ट्रेट पीटीआई को करना है, क्योंकि माजी की रैलीज के अंदर वायलेंस का अमल और थोड़ी सी एजुकेशन देखी गई तो जिसको नहीं होना चाहिए था। तो ये इनको ही करना चाहिए। कानून जो है, आइन जो है, आइन 15, 16 और 19, ये आपको इन तमाम चीजों का हक देता है और साथ में ये पाबंद करता है कि कानून के तहत आयत मुनासिब पाबंदी को मकबूल पाबंदी। सर ये जो आप आइन की क्लॉज बता रहे हैं ना, ये अदालत में चैलेंज होगी। अदालत में जब चैलेंज होती है तो वहाँ किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही ना सर, वो तो उसको 5 तारीख की बहुत डेट गुजारने के बाद उसको देखा जाएगा। ये आप भी बेहतर जानते हो और मैं भी जानता हूँ। शायद भाई मैं आपका केस लड़ रहा हूँ, फिक्र ना करें। नहीं, अगर मैं देखिए ना, अगर पंजाब में चले, फर्ज कर लें, आपकी बात मैंने मान ली, फर्ज कर लिया कि पंजाब में नहीं होता, केपी में तो कर सकते हैं ना, सिंध में हो रहा है, सिंध में कर सकते हैं, बलूचिस्तान में कर सकते हैं, तो इनको ऐसा तो नहीं कि कहीं भी नहीं कर सकते। सर केपी में किससे मनवानी उन्होंने बात अपनी हुकूमत में? हुकूमतों को जमहूरी आज़ादियों का लिहाज ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहरहाल ये होना नहीं चाहिए। बहुत शाहिद खटक साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, समद हारून बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थी, रज़ा हारून साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।